So in P3 syllabus we have algebra, ठीक है, logarithm then exponential, ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया कि जैसा कि हमने वहाँ पर जो बेसिक पढ़ी थी वो यहाँ पर यूज होगी। इंटीग्रेशन है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में हमारे पास बिल्कुल एक नई चीज़ है, ठीक है। वेक्टर्स आपने जो है ना वो आज से पहले एएस में नहीं पढ़े, आप फर्स्ट टाइम ए2 में पढ़ोगे, लेकिन पोर्शन लास्ट ईयर जो है वो वेक्टर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टोटल एंड टोटल डिपेंडेंट है आपका इंटीग्रेशन पे। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं तो इसका मतलब हमें पहले डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, फिर हमें इंटीग्रेशन आनी चाहिए, फिर हम जाकर जो है वो कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर वेक्टर इन्वॉल्व हैं, तो ये दो टॉपिक्स हमारे आपस में इंटर लिंक्ड हैं, वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो एएस के मुकाबले में ए2 का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो M1 का सिलेबस लेते हैं, M1 दैट इज़ P4, ओके। सो P4 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो कि हम P3 के बात करते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या है जनाब। उसमें अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है ओ लेवल्स के अंदर और एएस के अंदर, तो इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, आसान होती हैं चीज़ें, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देखिए, फोर्सेस सॉल्विंग करनी होती है, काइनेमेटिक्स है, बेसिकली पूरा मैकेनिक्स पोर्शन है यहाँ पर, मोमेंटम है, न्यूटन लॉज हैं, एनर्जी वर्क पावर है। ये 5 टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटा पेपर होता है जस्ट लाइक S1। तो कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो मैकेनिक्स ले लेते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं फिर वो मैकेनिक्स नहीं लेते, फिर वो S2 ले लेते हैं, पेपर 6, जो कि स्टैट्स का फर्दर होता है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। सो जनाब, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो टॉपिक था डिफरेंशिएशन का एएस के अंदर, वो ग़ालिबन आपको याद होगा कि हमारे पास अगर y बराबर होता था x पावर n के, वी हैव, सो हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव निकालते थे हम, वो निकलता था जनाब एन एक्स पावर n माइनस वन। और हमारे पास अगर y बराबर है ए एक्स प्लस बी होल पावर n के, तो जनाब इसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है n ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस वन। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो a जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि x के साथ a लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैड क्वेश्चन दैट y इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 5x प्लस 2 अपॉन x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 3x पावर 4 माइनस 5x प्लस 2x पावर माइनस 1, ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या होगा, पावर नीचे आएगी, तो 4 3 12 हो जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, जबकि x का डेरिवेटिव 1 आता है। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जनाब अगर y बराबर है ए एक्स के, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आता है वो बराबर होता है a के। x का डेरिवेटिव 1 आया और 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आएगी -1, पावर में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2,
सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 12x³ एज इट इज कॉपी होगा, ये आएगा -5 और उसको आप लिखेंगे -2/x का स्क्वायर। गॉट इट? अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको सम टाइम एलसीएम भी लेना पड़ता है, और सपोज वो आपसे कहे कि जो ना कोई पॉइंट निकालना है, कोई टेंजेंट निकालना है और ये XYZ, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप एलसीएम लेके उसको फिर फर्दर सॉल्व करते हो। हमारे पास डिफरेंशिएशन में टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे e पावर x की। आप सवाल ही करेंगे सर e पावर होता क्या है, तो वो हम पहले पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस में। और यहाँ पर जनाब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ln x की। उसके अलावा डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें sin x है, cos x है, tan x है। उसके अलावा हमारे पास फंक्शंस होंगे u इंटू वी की फॉर्म में। u इंटू वी क्या होता है बताऊंगा सब। फिर हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे u अपॉन वी की फॉर्म में, ये क्या होता है यही बताऊंगा, जिसको हम कोशेंट रूल्स और प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर इम्प्लिसिट फंक्शंस भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये सब आपको वक्त के साथ साथ बताया जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ती हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बेटा, नाउ लेट मी डिस्कस व्हाट इज ई। सो ई stands for exponential function. So what are basically exponential functions? Exponential functions are the functions involving e and having power on e. So basically what is e? Let me take a value n and a value 1 plus 1 upon n times n. Rather, I would change the value. I would take 1 plus n whole power 1 upon n. So I would like to tell you that कि आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर n को टेंड कराना है 0 की तरफ। 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स, सॉरी होल पावर 1 अपॉन n। तब आपने करना ये है कि n को टेंड कराना है 0 की तरफ। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने आपसे कही कि आप 0.1 सपोज करें, तो कैलकुलेटर निकाल लो बेटा, और कैलकुलेटर में अब आप लिखोगे 1 प्लस 0.1 होल पावर 1 अपॉन 0.1। तो जनाब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2.593 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर निकाल लिया बेटा, कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकाली आपने। ठीक है, यही आ रही है। ठीक है, अब आप नंबर सपोज करें 0.01, बिकॉज वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो हम अब देंगे 0.01 ना, n की जगह पर ये नंबर रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब 2.704 एंड सो ऑन। प्लीज चेक एट द कैलकुलेटर। तो 0.001 लेंगे हम,
और इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो जनाब ये आंसर आ रहा है 2.716 एंड सो ऑन। अब मैंने नंबर सपोज कर लिया जनाब 0.0001, एक और 0 बढ़ा दिया क्योंकि मैं 0 की तरफ टेंड कर रहा हूँ। तो जनाब ये वैल्यू आ रही है 2.718 एंड सो ऑन। और अब मैंने नंबर और छोटा लिया, तो मैंने लिया 0.00001। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है 2.718 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अब ये 2.718 तक मुझे मिल गई और फिर आगे जाकर फिर वो 4 डिजिट और 5th डिजिट चेंज करेगी। तो जैसे जैसे मैं 0.0000 बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एक नंबर जनरेट होगा। तो बेसिकली ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ये तकरीबन जनरेट हो रहा है 2.718 एंड सो ऑन, जिसको हम मानते हैं ई के बराबर। और जब भी हम टेंड्स टू यूज़ करेंगे सो हमें लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी। लिमिट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी की तरफ टेंड कराना हो, जब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी हो तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है तो हम लिमिट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है जनाब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो आपको पता है कि अगर मैं लिखूं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा ये इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ई समझ में आ गया बेटा, ई क्या होता है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि ई होता क्या है। ठीक है, ई डिटेल में हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको डिफ्रेंसिएशन करवा रहा हूँ ई की। सो जनाब अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है ई पावर एक्स का तो इसका आंसर ई पावर एक्स ही आता है। सबसे आसान तरीन डिफ्रेंसिएशन ई की, कि आपने जब ई का डिफ्रेंशिएट करना है तो ई का आंसर वही आएगा। इसी तरीके से अगर आप ई को डिफ्रेंशिएट ना करें, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ई पावर ए एक्स को, तो इसका आंसर आएगा जनाब ए ई पावर ए एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर x के साथ a एक्स्ट्रा है तो ये a जो है वो नीचे उतरेगा। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? एग्जाम्पल भी देंगे आपको। और फॉर सपोज अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर f ऑफ x का, तो जनाब इसका आंसर e की पावर f ऑफ x ही आएगा। और बराबर में हम f डैश ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली f डैश ऑफ x क्या होता है? f डैश ऑफ x होता है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? f ऑफ x का। तो यहाँ पर जो f ऑफ x है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर ये कोई भी फंक्शन e की पावर में लिखा हुआ है तो बराबर में इसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर। तो e की पावर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, अगर हमें e को डिफरेंशिएट करना है तो बराबर में उसका फर्दर डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई?
समझ में आ गई या नहीं आई? सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि जनाब हमारे पास फॉर सपोज y बराबर है e की पावर 7x के, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि e का आंसर वही आता है, और बराबर में लिखते हैं हम पावर का डेरिवेटिव, या फिर आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि e की पावर ax था, तो यहाँ पर जो 7 है वो a है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एज इट इज बराबर में लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि e की पावर जो भी है एज इट इज कॉपी होगी, बराबर में उसका डेरिवेटिव, या आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हो कि ए एक्स इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास जनाब y बराबर है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि e का आंसर वही आता है और बराबर में आता है उसका डेरिवेटिव। तो आप कैसे लिखेंगे बराबर में? आप लिखेंगे बराबर में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ में आ गई कि ई का आंसर आपने एज इट इज कॉपी किया और बराबर में उसी का फर्दर डेरिवेटिव आपने कॉपी कर दिया। क्लियर है जनाब? अब जब बराबर में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? देखें, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है जनाब? अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर अंडर रूट एक्स। सो हम इसको पहले लिख सकते हैं ई की पावर एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एज इट इज आएगा ई की पावर एक्स की पावर हाफ, और बराबर में हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स पावर हाफ का डेरिवेटिव। इसको हम वापस लिख देंगे ई की पावर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? पावर नीचे आ जाएगी 1/2, और हाफ में से 1 माइनस कर देंगे। तो जनाब ई पावर अंडर रूट एक्स एज इट इज कॉपी हुआ, तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस हाफ। और जनाब पावर क्योंकि नेगेटिव हाफ है तो अपॉन में चली जाएगी। पावर नेगेटिव हाफ थी और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? So now I have given these 3 questions to you, and you better solve these questions, and I will be discussing shortly.